हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 6th चैप्टर चल रहा है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों के निष्कर्षण के लिए हम सामान्य प्रक्रम और सिद्धांतों की बात कर रहे थे। अलग अलग टॉपिक्स हमने यहाँ पर देख लिए थे और हम इस सेशन में क्या कर रहे थे, अभी क्वेश्चन आंसर्स इसके देख रहे थे। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो तत्व होते हैं ना, वो अलग अलग रूपों में पाए जा रहे, खनिज जिन्हें हम कह रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो भूपर्पटी पर पाए जा रहे थे। फिर खनिजों से हमने अयस्कों को ढूंढा था, फिर अयस्कों का हमने क्या किया, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण किया। निष्कर्षण के बाद हमने देखा कि निष्कर्षण में बहुत सारी विधियां थी, ठीक है। अलग अलग विधियों से निष्कर्षित करने के बाद उस धातु को हमने पाया कि वो शुद्ध अवस्था में नहीं है, तो उसकी क्या की गई, रिफाइनिंग की गई। रिफाइनिंग के लिए भी अलग अलग मेथड्स हमने देखे और अब हमने क्या कहा, अब हमने कहा कि अब हम इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। ओके, आज इस सेशन में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको उनके आंसर्स बताने हैं और साथ ही हम बताएंगे कि किस प्रकार आंसर्स करे जाते हैं, ठीक है, आंसर लिखे जाते हैं जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा 6th चैप्टर ही चल रहा है, जनरल प्रोसेसेस प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों के निष्कर्षण के लिए हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर सामान्य प्रक्रम देख रहे हैं और सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या चल रहा था, इसमें हमारा क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे। लास्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे थे, उससे आगे आज हम आपके क्वेश्चन आंसर्स को लेकर चलेंगे। ओके, ये आपका लास्ट सेशन में हो गया था। नेम द कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन एनोड मड इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, व्हाई आर दे सो प्रेजेंट। तो यहाँ पर आपका आपने कहा सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो कम रिएक्टिव धातुएं हैं कॉपर की तुलना में, वो होती हैं एनोड पंख के रूप में उपस्थित, ठीक है। और दूसरा आपने राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट जोन इन द ब्लास्ट फर्नेस। ये भी आपने अलग अलग रिएक्शन जोन देख लिए थे ब्लास्ट फर्नेस के। ओके, चलिए आज का क्वेश्चन है राइट केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। क्या कह रहे हैं, राइट केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है किसके लिए, टेकिंग प्लेस इन द एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन हो रहा है ऑफ जिंक, किसका, जिंक का, फ्रॉम जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड से जिंक का एक्सट्रैक्शन हो रहा है और इसमें आपको रासायनिक अभिक्रियाएं देनी है। द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। जिंक को जिंक ब्लेंड से प्राप्त करने के लिए अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं। पहला है आपका कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रण किया जाता है, ठीक है। सांद्रण क्या कहता है, अयस्कों का शुद्धिकरण कीजिए। ओके, तो जिंक ब्लेंड ओर इज क्रश्ड, उसको क्या किया जाएगा, चूरा बना लिया जाएगा, पीस लिया जाएगा जब आपको जिंक ब्लेंड मिलेगी ना। फिर क्या करेंगे, एंड द कंसंट्रेशन डन बाय फ्रथ फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी कि फेन प्लवन विधि जो आपने पढ़ी थी उसके द्वारा इसका क्या कर लिया जाएगा, सांद्रण कर लिया जाएगा। ओके, सेकेंड, अब सांद्रण हो गया है, शुद्ध हो गई है अयस्क, अब इसका क्या किया जाएगा, जिंक ब्लेंड, यानी कि क्या है, वो सल्फाइड के रूप में है। अब सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए रोस्टिंग होती है, यानी कि आपका भर्जन किया जाएगा। द कंसंट्रेटेड ओर इज देन रोस्टेड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर एट अबाउट 1200 K। एज अ रिजल्ट जिंक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्या कहा जा रहा है, रोस्टिंग क्या कहती है कि हवा की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपकी अभिक्रिया कराई जाती है और वो उसके कारण क्या होता है, जो आपका सल्फाइड अयस्क होता है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। ओके, चलिए तो रिएक्शन क्या हो रही है, 2ZnS प्लस 3O2 हीट किया जा रहा है, जिंक ऑक्साइड बन रही है और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो रही है। रोस्टिंग में यही होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी निकलती है। अब क्या होगा, अभी सिर्फ आपको क्या, जिंक ब्लेंड ZnS से जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुई है, आपको क्या प्राप्त करना है, आपको जिंक प्राप्त करनी है। ओके, चलिए अब क्या होगा, अब रिडक्शन किया जाएगा
ऑक्साइड को रिड्यूस कराया जाएगा, उससे ऑक्साइड पार्ट अलग की जाएगी और जिंक अलग की जाएगी, ठीक है। रिडक्शन क्या कहता है, यानी अपचयन। जिंक ऑक्साइड ओब्टेन अबव इज मिक्स्ड विद पाउडर्ड कोक, इसको क्या किया जाएगा, कार्बन के साथ, पाउडर्ड कोक के साथ क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा जिंक ऑक्साइड को, और फिर क्या करेंगे, फिर हीट करेंगे, कहाँ तक, 1673 केल्विन, 1673 केल्विन टेम्परेचर तक हीट करेंगे इन अ फायर क्ले रिटॉर्ट वेयर इट इज रिड्यूस टू जिंक मेटल। यानी कि अब ये जिंक ऑक्साइड जो आपकी प्राप्त हुई थी, इसमें हमने कोक मिक्स किया, फिर इसको हीट किया, टेम्परेचर तापमान दिया, और उससे क्या हो गया, ये जिंक मेटल के रूप में रिड्यूस हो गए। ओके, चलिए रिएक्शन देखिए, ZnO प्लस जिंक, यानी जिंक ऑक्साइड में कोक मिलाई जा रही है, 1673 केल्विन टेम्परेचर दिया जा रहा है, इससे आपको ये जिंक प्राप्त हो गई है, यही हमें अलग प्राप्त करनी थी, एक्सट्रैक्ट करनी थी। ओके, क्लियर है। अब लास्ट में क्या करेंगे, अब करेंगे रिफाइनिंग। रिफाइनिंग यानी शोधन। जो जिंक हमें ये प्राप्त हुई है, ये जिंक जो प्राप्त हुई है, ये इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होंगी, यानी कि अशुद्धि होगी, उन अशुद्धियों को दूर किया जाएगा, और वो अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यानी कि विद्युत अपघटन शोधन, विद्युत अपघटनी शोधन की प्रक्रिया उपयोग में लाते हैं, जिसमें इम्प्योर जिंक इज मेड द एनोड वाइल प्योर जिंक स्ट्रिप इज मेड द कैथोड। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपकी क्या कहती है कि जो आपकी इम्प्योर धातु प्राप्त हुई है ना यहाँ पर, उससे आप उसकी एनोड बना लीजिए और उसी का एक शुद्ध रूप ले लीजिए, जिससे आपको कैथोड बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाते हैं और उस सोल्यूशन को भी इसी धातु से सॉल्ट सोल्यूशन के रूप में प्राप्त कर लीजिए। तो यहाँ पर आपने क्या कहा, ZnSO4 सोल्यूशन एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4। तो जिंक का ही सोल्यूशन ले रहे हैं यहाँ पे ZnSO4, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हैं, is the electrolyte used, and then on passing electric current pure zinc get deposited on the cathode। जो आपका प्योर जिंक होती है वो किस पर डिपॉजिट हो जाती है, आपकी कैथोड पर डिपॉजिट होने लगती है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द रोल ऑफ सिलिका इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर। कॉपर का जो धातु कर्म किया जा रहा है उसमें सिलिका का रोल बताना है आपको, ठीक है। तो सिलिका जो आपकी होती है SiO2 एक्ट एज एन एसिडिक फ्लस्क, किसकी तरह, अम्लीय जो आपका धातुमल होता है उसकी तरह बिहेव करती है इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर। कॉपर के धातु कर्म में सिलिका का काम होता है एसिडिक फ्लस्क के रूप में कार्य करना, एंड कंबाइंस विद FeO द मेन इम्प्योरिटी, जो कि क्या है, मुख्य अशुद्धि के रूप में वहां पर आयरन का ऑक्साइड उपस्थित है ना, उसके साथ कंबाइन होती है, और कंबाइन होकर के क्या बनाती है, आपका आयरन का सिलिकेट या FeSiO3 बना लेती है, विच इज अ स्लेज, विच इज अ स्लेज। ओके, तो इस तरीके से क्या काम है सिलिका का, सिलिका का काम है वहां पर आयरन के साथ कंबाइन होना। आयरन किस रूप में, आयरन के ऑक्साइड के रूप में है, तो उसके साथ कंबाइन होकर के क्या बना लेती है, FeSiO3 बना लेती है। ये रिएक्शन भी यहाँ पर दी गई है, जल्दी से इसे नोट करेंगे। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पूछे जाते हैं तो वो आप कर ले जाएंगे। ओके, इस प्रकार से उनके क्या करने हैं, आंसर लिखने हैं। ओके, क्वेश्चन में जितना पूछा जाता है सिर्फ उसी का आंसर करना होता है, एक्स्ट्रा कुछ आप उसमें मत लिखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी यानी कि आपका वर्ण लेखिकी जिसे आप कहते हैं। तो वर्ण लेखिकी या क्रोमेटोग्राफी से क्या आप समझते हैं वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बताइए क्रोमेटोग्राफी क्या था, हमने पढ़ा है सेशन में, लास्ट सेशन में।
क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी कहती है कि इसमें आपके दो फेज बनाए जाते हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है। मोबाइल फेज में आपका मिक्सचर ऐड किया जाता है। कौन सा मिक्सचर? जिसको आपको सेपरेट करना होता है, या जहां पर आपको अशुद्धि और शुद्ध जो धातु है वो एक साथ मिलती है, ठीक है। तो आपका स्टेशनरी फेज में मोबाइल फेज को ऐड किया जाता है, और मोबाइल फेज क्या करता है, फिर उसमें ट्रैवल करता है, चलता है। और जो मिक्सचर के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं ना, घटक होंगे मिश्रण के, वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग जगह पे एड्सॉर्ब्ड होते हैं, आपके अवशोषित होते हैं, या आप क्या कहते हैं, अधिशोषित होते हैं, ठीक है। एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है, अधिशोषण, ठीक है। अधिशोषित होते हैं, जिससे अलग अलग जगह पे अधिशोषित हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको अलग अलग जगह पर उनका पैटर्न देखने को मिलता है। यही आपका क्या है, क्रोमेटोग्राफी में होता है। ओके, चलिए, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन, किसके लिए, पृथक्करण के लिए यूज किया जाता है, और प्योरिफिकेशन के लिए, और आइडेंटिफिकेशन के लिए, एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर वेदर कलर्ड और कलरलेस। ओके, क्या कहा जा रहा है, वर्ण लेखिकी एक प्रक्रम है, एक विधि है, एक तकनीक है, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो मिक्सचर है, कोई मिश्रण है, उसके अलग अलग घटकों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, और सेपरेशन आप वहां पर करते हैं। दूसरा, प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण अगर करना है, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, रिफाइनिंग कर रहे थे ना, शोधन, तो शोधन में हमने क्रोमेटोग्राफी यूज की। और क्या, पहचान करने के लिए क्रोमेटोग्राफी, अगर मिश्रण में आपको किसी चीज की पहचान करनी है तो उसके लिए भी क्रोमेटोग्राफी यूज में आती है। और कैरेक्टराइजेशन, यानी कि किसी की विशेषताएं पहचाननी है, तो उसके लिए भी ये टेक्निक यूज में आती है। ओके, और ऐसे मिक्सचर जो कलर्ड हो सकते हैं, जिनमें कि रंग हो सकता है किसी प्रकार का, और साथ ही कैसे हो सकते हैं, कलरलेस, यानी कि रंगहीन हो सकते हैं। ओके, द टर्म क्रोमेटोग्राफी वॉज ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रोमा। जो क्रोमेटोग्राफी वर्ड है ना, वो कहां से लिया गया है, ग्रीक वर्ड क्रोमा से लिया गया है। ओके, क्रोमा, दैट मीन्स कलर, एंड ग्राफी मीन्स फॉर राइटिंग। ओके, ग्राफ वर्ड आपका जब भी यूज होता है वो राइटिंग के लिए या कुछ चीज बनाने के लिए, इसके लिए यूज होता है। तो क्रोमेटोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो क्रोमा, दूसरा ग्राफी, जो कि ग्रीक वर्ड है। क्रोमा का मतलब होता है कलर, और ग्राफी मीन्स राइटिंग, बिकॉज द मेथड वॉज फर्स्ट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस। ओके, क्या कहा जा रहा है, इसको क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहा गया क्योंकि पहले कलर्ड सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए ही इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। जैसे प्लांट पिगमेंट्स, तो प्लांट पिगमेंट्स कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं ज्यादातर, और उन्हीं का जो क्या हुआ उनको अलग अलग देखने के लिए कि हाँ कौन कौन से इसमें पिगमेंट्स हैं उपस्थित, उनको देखने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो सारे पिगमेंट्स को अलग अलग देखने के लिए, ये सारे जो कलर सब्सटेंसेस थे उनको अलग अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, क्रोमेटोग्राफी कहा गया। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्क्राइब अ मेथड ऑफ रिफाइनिंग निकिल। निकिल के शोधन की आपको क्या बतानी है, विधि बतानी है या प्रक्रम बताना है। तो निकिल जो है आपका, उसको किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है, ठीक है। व्हेन इम्प्योर निकिल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट 330 to 350 केल्विन, क्या किया जाता है, जब इम्प्योर यानी कि अशुद्ध निकिल है उसको गर्म किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में, कितने तापमान पर, 330 से 350 केल्विन के तापमान में। इट फॉर्म्स वॉलेटाइल निकिल, ये क्या बनाता है, एक वाष्पशील निकिल बनाता है, जिसका कि क्या बनता है, निकिल टेट्रा कार्बोनिल बनता है, ठीक है। तो ये निकिल टेट्रा कार्बोनिल है क्या, ये वाष्पशील है, यानी इसकी वेपर बन जाएंगी। लीविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज, पीछे क्या रह जाती हैं आपकी, अशुद्धि छूट जाती है, और उसके ऊपर ये बन जाता है। द निकिल टेट्रा कार्बोनिल दस ओब्टेन्ड इज देन हीटेड टू हायर टेम्परेचर। फिर क्या किया जाएगा, पहले तो आपने निकिल को हीट किया किसकी प्रेजेंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में,
330 से 350 केल्विन के तापमान पे हम क्या कह रहे हैं कि निकिल क्या बना लेता है, एक वाष्पशील निकिल टेट्रा कार्बोनिल बना लेता है, ठीक है, और इम्प्योरिटीज अलग हो जाती हैं। द निकिल टेट्रा को जो कार्बोनिल बन रहा है उसको दोबारा प्राप्त किया जाता है, जो प्राप्त हुआ है उसको क्या किया जाएगा, फिर से हीट किया जाएगा। अभी क्या किया जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे। पहले सिर्फ आपने निकिल को हीट किया था, अभी आप निकिल कार्बन जो आपका टेट्रा कार्बोनिल है उसको हीट करेंगे, तापमान बढ़ा देंगे 450 से 470 केल्विन के तापमान पर क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। देन इट अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन, तब इसका क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, किसमें, टू गिव प्योर निकिल। इससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, प्योर निकिल, यानी कि शुद्ध रूप में निकिल प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से इस मेथड के द्वारा क्या प्राप्त किया गया, निकिल प्राप्त किया गया। आपके क्रूड मेटल जो थी, कच्ची धातु या अशुद्ध धातु के रूप में निकिल थी, उससे शुद्ध निकिल प्राप्त की गई। तो पहली रिएक्शन क्या बता रही है, जो इम्प्योर निकिल है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है। टेम्परेचर दिया जाता है आपका 330 टू 350 केल्विन, और आपका क्या बनता है, निकिल टेट्रा कार्बोनिल मिलता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये जो निकिल टेट्रा कार्बोनिल है इसको 450 से 470 केल्विन टेम्परेचर पे फिर से हीट किया जाएगा, और यहाँ पर आपको निकिल प्योर फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, निकिल की रिफाइनिंग की, ठीक है। ये आपकी क्या थी, क्रूड मेटल थी। क्रूड मेटल से आपको क्या प्राप्त हो गई, प्योर मेटल या प्योर निकिल प्राप्त हो गई, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स, यानी कि आपको खनिज और अयस्कों में अंतर स्थापित करना है। तो खनिज आपको पता है, जो भी आपने भूपर्पटी से यानी कि अर्थ की क्रस्ट वाली सरफेस से पत्थर निकाले थे जिनमें कि कोई ना कोई तत्व पाए जाने की संभावना है, उन सभी को खनिज यानी कि आपका मिनरल कहा गया। और अयस्क किसे कहा गया, अयस्क उन सभी खनिजों को कहा गया जिनमें कि धातु आपका ज्यादा मात्रा में उपस्थित थी, और आप क्या कह रहे थे, जिनसे धातुओं को आसानी से या कम खर्चे में आप अलग कर सकते हैं, निष्कर्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे आपके क्या हो गए थे, अयस्क हो गए थे। बस यही मेन अंतर है दोनों में। The natural substances in which the metal or their compound occur in the earth is called mineral, यानी कि खनिज क्या है, खनिज वो सारे सब्सटेंसेस हैं जिनमें कि आपका क्या ऐसे कंपाउंड हैं जहां धातुएं पाई जा रही हैं, या कहीं कहीं पर आप क्या पढ़ते हैं कि कोई भी तत्व जिनमें पाया जाता है उन सभी को क्या कहा जाता है, खनिज। और बेसिकली जो कहाँ से निकाले जा रहे हैं, धरती की सतह से प्राप्त किए जा रहे हैं, तो वो सारे क्या हो गए, आपके खनिज हो गए। ओके, तो खनिज में आपकी धातुएं भी आ जाती हैं और अधातुएं भी आ जाती हैं। वहीं पर जब अयस्क की बात करते हैं तो अयस्क सिर्फ वही खनिज है जिनमें धातुएं पाई जा रही हैं। द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स, क्या ऐसे खनिज जिनसे कि धातुओं को क्या किया जा रहा है, कैन बी कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड, यानी कि जिनसे कम खर्चे में और आसानी से आप क्या कर ले जाते हैं, धातुओं को अयस्क से अलग कर ले जाते हैं या धातु को खनिज से अलग कर ले जाते हैं, तो उसको अयस्क कहा जाता है। सिंपली आपका अयस्क क्या है, ऐसे खनिज है जिनमें धातु पाई जा रही है और जिनसे धातुओं को आसानी से अलग कर सकते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो आपके सारे अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सारे जो खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। तो नोट, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सारे अयस्क खनिज हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, यानी कि सारे खनिज अयस्क नहीं हैं, क्योंकि कुछ कुछ खनिजों में आपने कहा धातु के अलावा अधातु भी प्राप्त हो रही है। ओके, जल्दी से नोट करेंगे इसे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। तो आपके एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में, धातुकर्म में क्रायोलाइट का क्या उपयोग है, तो इट लोअर्स द फ्यूजन पॉइंट ऑफ द बाथ फ्रॉम 2323 केल्विन टू अबाउट 1140 केल्विन, यानी कि ये क्या करता है, एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कम कर रहा था, याद है आपको, और दूसरा एक अच्छे कंडक्टर के रूप में उसको कन्वर्ट कर रहा था, किसको, एल्यूमिना को। ओके, तो इट मेक्स एल्यूमिना अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिना।
तो बच्चे इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप इनका आंसर इस तरह से कर लेंगे। ओके, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से इस आंसर को नोट करेंगे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनोड मड इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, वाई आर दे सो प्रेजेंट। ठीक है, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको उस एलिमेंट का नाम बताना है जो कि कहाँ, एनोड मड में। जब आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करा रहे थे ना, आपको याद है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में वैद्युत अपघटनी शोधन जब हो रहा था, वहां पर आपने कहा कि एनोड पंख के नीचे आपकी अशुद्धि जमा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ कॉपर की रिफाइनिंग की बात की जा रही है कि तांबे का शोधन जब होगा तो वहां पर एनोड मड के रूप में क्या एकत्र हो रहा है। ठीक है, एंड वाई आर दे सो प्रेजेंट, और ये यहाँ पर क्यों उपस्थित है। चलिए, तो आंसर है एनोड मड कंटेन्स मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एक्सेट्रा। ओके, एनोड मड में क्या क्या हो सकता है आपका, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, ऐसी कोई भी अन्य धातु हो सकती है। विच आर लेस रिएक्टिव देन Cu, जो कि क्या है, कम अभिक्रियाशील है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। एक्चुअली दे आर नॉट इन अ पोजिशन, वो वहां पर किसी भी स्थान पर उपस्थित नहीं होती है। टू लूज इलेक्ट्रॉन though they constitute the electrode which act as anode, all these metals are left as residue under anode known as anode mud or anode punk जिसे आप कहते हैं, while the entire copper present participates in the oxidation half reaction। ओके, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो आपकी हो रही है उस प्रकार से एनोड में आपका क्या होता है, एनोड आपकी क्या करती है, ऑक्सीडेशन ही तो करती है। ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या बन रहा है आपका, Cu से Cu2+ बन रहा है। ओके, इस तरीके से तो समझ गए। तो बताना था कि कौन कौन से एलिमेंट आपके वहाँ पर एकत्र हो रहे हैं और क्यों वो वहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये हमने इसके आंसर्स में देख लिया है। ओके, चलिए जल्दी से ये क्वेश्चन नोट करेंगे आप। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अगर आपका पूछा जाएगा तो इसका आंसर आप लोग कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट जोन्स इन द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन के एक्सट्रैक्शन में जो आपका ब्लास्ट फर्नेस है, यानी कि जब आप लोहे का क्या करते हैं, निष्कर्षण होता है, तो उसमें वात्या भट्टी में किया जाता था। तो वात्या भट्टी में अलग अलग जोन बनाए जाते हैं। अलग अलग जोन से क्या मतलब है, अलग अलग तापमान के जोन होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तापमान के जोन में आपका किस प्रकार से अभिक्रियाएं चल रही हैं वो हम देखेंगे। चलिए, फर्स्ट जोन है आपका, इन द ब्लास्ट फर्नेस रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड टेक्स प्लेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन वहां पे हो रहा है, तो वो अलग अलग टेम्परेचर की रेंज में, अलग अलग स्तर होते हैं तापमान के, वहां पर अभिक्रियाएं चल रही होती हैं। पहला है आपका एट 500 to 800 के यानी कि इतने केल्विन टेम्परेचर पर आपका क्या हो रहा है, Fe2O3 जो है आपका वो CO से रिएक्ट करके Fe3O4 बना रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी निकल रही है। फिर ये Fe3O4 जो है वो 4CO कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके आयरन बना रहा है और साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। फिर से आपका क्या हो रहा है, और Fe2O3 होगी जो कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ करके FeO बनाएगा और साथ में आपकी फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये आपका एक टेम्परेचर पर हो गया। दूसरा टेम्परेचर रेंज है 900 to 1500 केल्विन। जैसे जैसे वात्या भट्टी में आप नीचे की तरफ बढ़ रहे थे तो आप क्या देख रहे थे, टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा था। कार्बन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है और ये जो FeO था ये कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ करके Fe आयरन अलग हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी अलग हो रही है। ठीक है, और क्या रेंज होगी, और होगी आपकी इसी में कार्बन O2 से जुड़ करके CO2 बना रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बना रही है। इससे ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा अबव 1570 केल्विन तो तब क्या होगा आपका, यहाँ पर FeO आयरन का ऑक्साइड कार्बन से जुड़ करके आयरन अलग कर रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग कर रहा है।
क्लियर है। यहीं पर हमने क्या कहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट जो ऊपर अयस्क के साथ डाला गया था वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग होगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड अब SiO2 के साथ जुड़ करके स्लेज या धातु मल यहाँ पर बना देगी, ओके, जो कि अलग हो जाती है बाद में, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन द ब्लास्ट फर्नेस इन जोन ऑफ कंबशन। कंबशन के जोन में क्या हो रहा है, C+O2 मिलकर के CO2 बना रहे हैं। इन जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, जहां पर ऊष्मा अवशोषित हो रही है वहां पर क्या हो रहा है, CO2+C कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन जुड़ करके क्या बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। और इन जोन ऑफ स्लेज फॉर्मेशन, जहां पर आपका धातुमल फॉर्म हो रहा है वहां पर क्या हो रहा है, कार्बन जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वो CaO और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, और वहीं जो CaO है वो SiO2 सिलिका के साथ जुड़ करके आपका कैल्शियम सिलिकेट बना रहा है जो कि आपका स्लेज है, ओके। एंड इन जोन ऑफ रिडक्शन, जहां पर अपचयन हो रहा है वहां पर क्या होता है, Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ करके 823 केल्विन टेम्परेचर पर 2FeO प्लस CO2 और दूसरा 823, ये सारा कौन से वाला है, ये वाला रेंज है। क्लियर है सबको, ये लास्ट वाला। तो इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर जोन में आपके अलग अलग रिएक्शन चल रही होगी, ओके। जल्दी से नोट करेंगे इसे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। होपफुली इसी प्रकार से आप भी अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व करेंगे या लिखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा आपका, तो वो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।